नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम सामान्य हिंदी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। यह पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला दिया गया है बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, मित्रता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला है वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला है दही पुल्लिंग शब्द है जबकि छाछ स्त्रीलिंग है। अगला है भाषा, बोली एवं लिपियां स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है आंसू, कपूर पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला है पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला है हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अगला है मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। अगला है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द हैं। अगला है हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला है ई और री के अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अगला है पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आंख आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। अगला है बाप का संबंधवाचक एवं भाववाचक संज्ञा रूप बपौती होगा। अगला है वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। अगला है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अगला है संज्ञा विकारी शब्द है। अगला है संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक के कारण रूपांतरण यानी परिवर्तन होता है। अगला है सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, लोमड़ी आदि। अगला है सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि। अगला है कारक के 8 भेद होते हैं। अगला है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। अगला है सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है। अगला है संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। अगला है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई आदि संयुक्त सर्वनाम है। अगला है डॉक्टर दीमसिट्स ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। अगला है संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। अगला है सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। अगला है सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इनमें संबोधन कारक नहीं होता है। अगला है यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है आप, अपना, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। अगला है हिंदी भाषा में कुल 11 सर्वनाम है। अगला है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अगला है सर्वनाम विकारी शब्द है। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला पॉइंट है यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है परंतु लिंग के कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता है। अगला है सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार या परिवर्तन होता है। अगला है सर्वनाम का पद परिचय बताते समय सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। अगला है विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अगला है तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। इनमें है मूलावस्था जैसे अधिक, उत्तरावस्था जैसे अधिकतर और उत्तमावस्था जैसे अधिकतम। अगला है यह वह, कोई, कुछ, ऐसा, कैसा जैसा सर्वनामिक विशेषण है। अगला है उत्तरावस्था में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अगला है कई, कुछ, अनेक आदि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अगला है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अगला है निशा का विशेषण नैश, धर्म का विशेषण धार्मिक या धर्मनिष्ठ एवं स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। अगला पॉइंट है विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अगला है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। अगला है विशेषण का पद परिचय बताते समय लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताना जरूरी होता है। अगला पॉइंट है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला है सोना और दौड़ना अकर्मक क्रिया है। अगला है हथियाना, चिकनाना, लतियाना आदि नाम धातु क्रियाएं हैं। अगला है क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। अगला है गिराना, जगाना, उठाना, लिखाना, उड़ाना, सुनना आदि प्रणार्थक क्रियाएं हैं। अगला है अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद है। अगला है क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। अगला है कई धातुओं यानी मूल क्रिया को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। अगला है क्रिया के पद परिचय में क्रिया के प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और उस शब्द को जिससे क्रिया का संबंध है बताना जरूरी होता है। अगला है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है, जैसे हाथ से हथियाना, चिकना से चिकनाना। अगला है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग, वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं।
अगला है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अगला है व्याकरण के दृष्टिकोण से काल का अर्थ है समय। अगला है काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। अगला है क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अगला है क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी तो उसे हेतु हेतुमत भूत कहते हैं। अगला है क्रिया के जिस रूप में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। अगला है जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। अगला है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। अगला पॉइंट है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर आदि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अगला है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। अगला है निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। अगला है ठीक, ही, तक, भी, भर आदि निपात शब्द हैं। अगला है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को 13 भागों में विभक्त किया गया है। अगला पॉइंट है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से रहता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अगला है यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से बनते हैं। अगला है बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वथा, प्रायः, किंचित, यथाक्रम आदि शब्द परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है अव्यय पद विकृत नहीं होते हैं। अगला है अव्यय के पद परिचय में अव्यय, अव्यय के भेद और उससे संबंध रखने वाले पदों के बारे में बताना जरूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।